देखो आज एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का। देखो गलती क्या करते हैं, तुम्हारे सामने दो ब्लॉक्स है, यहाँ पर एक रस्सी, यहाँ पर भी एक रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी को खींचा जा रहा है, टेंशन का वैल्यू कितना है T1, और इस रस्सी में जो टेंशन है वो क्या है T2। क्वेश्चन बोला है फाइंड द टेंशन इफ द ब्लॉक्स आर मूविंग अपवर्ड्स एट 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्लॉक्स आर मूविंग अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते पता है यहाँ पर? वो लोग सोचते कि 5 मीटर पर सेकेंड इज नॉट ए केस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ये नहीं है, मतलब इस बॉडी का एक्सीलरेशन तुम क्या कहोगे? इस सिनेरियो में इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या बोलोगे? 0। तो तुम्हें पता है इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? इट हैज टू बी इक्वल टू 0। बहुत लोगों को ये हजम नहीं होता कि सर बॉडी तो मूव कर रहा है, नेट फोर्स कैसे 0 होगा? देखो अगर फोर्स लगता है तो बॉडी मूव करेगा विद एन एक्सीलरेशन। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कम ऑन पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी सिस्टम पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है तब जाके उस बॉडी के पास क्या होगा? एक्सीलरेशन। अगर फोर्स नहीं लगता तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। और एक्सीलरेशन 0 का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सिस्टम रेस्ट में होगा। द सिस्टम कैन ऑल्सो मूव विथ constant velocity, and the moment you see that the system is moving with constant velocity, तुम्हें समझना चाहिए कि नेट फोर्स क्या होगा इस पे? 0। बात समझ में आया? तो 5 मीटर पर सेकेंड तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस केस में हम एक्सीलरेशन को क्या मानेंगे? 0। इस केस में हम मानेंगे इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। दिस इज ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। जेई में भी आया था ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? तो इसका हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे? टेंशन निकालने बोला है। इफ आई से फॉर द फर्स्ट केस, तो देखो पीपल यहाँ पर कितना है? दिस इज 0.2 kg। यहाँ पर एक रस्सी है, सब लोग सुन रहे हो ना? यहाँ पर कितना है? 0.3 kg है ना? यहाँ पर जो मैंने पुल किया ये टेंशन कितना होगा? T1। और यहाँ पर टेंशन क्या होगा जनता? T2। तो अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम माना, क्या माना? इस पूरे को सिस्टम माना, तो T2 वाला टेंशन इंटरनल जैसा बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? इंटरनल फोर्स। T1 क्या होगा? एक्सटर्नल। बात समझ में आया? इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा जनता? ध्यान दो, 0.2 g। यहाँ कितना लग रहा होगा? 0.3 g। ऊपर क्या लग रहा है? T1। सर T2 तो इंटरनल फोर्स है, है ना? 0.2 kg 0.3 kg में लगा रहा होगा, और 0.3 kg 0.2 kg पे नीचे लगा रहा होगा। लिख के भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी तुम इक्वेशन क्या लिखोगे? Sir, the whole system is moving upwards with a velocity of 5 meter per second. If the velocity is constant, it means that the net force on the system has to be equal to what? 0. तो तुम लिखोगे कि अपवर्ड के डायरेक्शन में जितने सारे फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। बात समझ में आया? तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स है पीपल? चलो कम ऑन, T1। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्सेस है? 0.2 g प्लस 0.3 g। कितना आएगा? 0.5 g। कितना आएगा? 5 न्यूटन। ये हो गया T1 का। बात समझ आया? बात समझ आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल। यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये याद रखना, लिखना वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो। उसके बाद पूछा T2 निकालने के लिए किसका एफबीडी बनाए? 0.3। सिर्फ T2 आएगा ऊपर की तरफ, एक बार में निकलेगा। तो 0.3 kg का अगर बनाता हूँ पीपल, ध्यान से देखना, 0.3 kg। क्या यहाँ पर रस्सी है ना? डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो नीचे की तरफ क्या होगा जनता? 0.3 g। रस्सी ऐसा पुल करेगा नहीं करेगा? दिस इज T2। इस तरफ कितना वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सीलरेशन क्या है जनता? 0। तो इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? डाउनवर्ड फोर्स। तो T2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3 g। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 3 न्यूटन। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, ब्लॉक्स मूव डाउनवर्ड विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या तुम ये कर पाओगे? टेंशन पूछा व्हेन द ब्लॉक्स मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशंस क्या लिखोगे? व्हाट इज द इक्वेशन इन द फर्स्ट केस? मैं कर नहीं रहा तुम्हारे लिए, तुम करोगे ये। अगर नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, अगर मैंने पूरे को सिस्टम माना, एक्सीलरेशन अगर नीचे की तरफ है, तो याद रखना नीचे के फोर्सेस बड़े होंगे और ऊपर के फोर्सेस छोटे होंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा? 0.2 g प्लस 0.3 g माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। 0.3 प्लस 0.2 इंटू एक्सीलरेशन कितना लिखोगे?
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया? उसके बाद तुम फिर से 0.3 के जगह ग्रेविटी बनाओगे और उसके इक्वेशन लिखोगे। इज दैट क्लियर? ये मैं नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। कर पाओगे इस क्वेश्चन को? तो देखो पीपल, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। देवांश यहाँ देखो, इफ मैक्सिमम अलाउबल टेंशन इज 10 न्यूटन, क्या बोला? मैक्सिमम अलाउबल टेंशन इज 10 न्यूटन, मतलब रस्सी 10 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन झेल नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है अलाउबल टेंशन। रनक यहाँ देखो, सब लोग यहाँ देखो, समझ रहे हो पीपल? रस्सी का भी तो टेंशन, खिंचाव झेलने का एक लिमिट होगा। क्वेश्चन में बोला कि 10 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन नहीं हो सकता। अगर मैक्सिमम 10 न्यूटन टेंशन है तो सिस्टम के पास कितना एक्सीलरेशन हो सकता है? बात समझ आया? मेरा क्वेश्चन टू यू इज दैट, तुम्हारे सामने दो रस्सी है, एक ये रस्सी है, एक ये रस्सी है। बात समझ में आ रहा है पीपल? इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर इफ द मैक्सिमम अलाउबल टेंशन अगर मैं 10 न्यूटन बोलता हूँ तो कौन से रस्सी में टेंशन जनरली ज़्यादा होगा? विच रोप विल एक्सपीरियंस हायर टेंशन एंड विच रोप विल एक्सपीरियंस लेसर टेंशन? T1 ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? सोच के देखो, ये जो खिंचाव है ये किसको बैलेंस कर रहा है? 0.2 G, 0.3 G, और एक्सेलरेट करेगा तो वो भी देना पड़ेगा इसको। लेकिन T2 क्या कर रहा है? T2 किसको संभाल रहा है? सिर्फ 0.3 G को संभाल रहा है। लेकिन T1 0.2 G एज वेल एज 0.3 G को। अगर मैक्सिमम टेंशन कहीं पहुंचेगा, अगर अचीव होगा तो कहाँ पर अचीव होगा? टॉप मोस्ट रोप में। समझ में आया? अगर रस्सी टूटेगा तो कौन सा रस्सी पहले टूटेगा? ऊपर वाला, बीच वाला नहीं। समझ में आया? क्योंकि सबसे ज़्यादा भार किस पे है? ऊपर वाले पे, बीच वाले पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले के नीचे 2 ब्लॉक झुला हुआ है और सेकेंड वाले के नीचे सिर्फ 1 ब्लॉक झुला हुआ है। समझ में आया? तो तुम अभी नया जो डायग्राम बनाओगे, पीपल सुन रहे हो ना, नया डायग्राम बनाओगे, उसको कैसे बनाओगे? जनता ध्यान से सुनना। इस केस में तुमने यहाँ पर ऊपर कितना था जनता? यहाँ पर कितना है जनता? 0. अच्छा ये kg होगा, सॉरी, ये तो 0.2 kg है, 0.3 kg है। यहाँ पर क्या हो गया? T1, और यहाँ पर T1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 10 न्यूटन। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो जनता। यहाँ पर क्या लग रहा है जनता? 0.2 G। यहाँ पर क्या लग रहा है जनता? 0.3 G। और ये हो गया एक्सेलरेशन A। सर ये डाला टेंशन, ये तो इंटरनल है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ कैन यू टेल मी, और यू एग्री, अगर ये सिस्टम मूव करेगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। एक साथ मूव करने का मतलब है कि हम पूरे को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो अगर मैंने पूरे को अपना सिस्टम माना जनता, क्या माना? सिस्टम जनता, जवाब दो। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? एक्सीलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ है, नीचे कितना है? 0.2 G, 0.3 G। तो नेट फोर्स होगा बड़ा माइनस छोटा, दैट इज 0.2 G प्लस 0.3 G। जवाब दो जनता। दिस इज 10, ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा जनता? 5 न्यूटन। बात समझ आया? तो क्या 5 न्यूटन बॉडी पे लग रहा है क्या? नहीं, 5 न्यूटन इज नेट फोर्स। बॉडी पे क्या लग रहा है? 10 न्यूटन। बॉडी पे क्या लग रहा है? 0.3 G। बॉडी पे क्या लग रहा है? 0.2 G। ये 10 MA है, MA, F net इक्वल टू MA। MA बॉडी पे नहीं लगता। बात समझ में आया? तो एक्सीलरेशन चाहिए, अगर ये F net है तो एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? F net बाई मास किसका? पूरे सिस्टम का। तुमने सिस्टम जिसको माना है, F net का वैल्यू जनता कितना है? 5। मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 0.2 प्लस 0.3 कितना आएगा? 0.5। इधर आया, इधर एक 10 आया, तो कि आंसर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सिस्टम का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ तक पहुँच सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन अगर बढ़ाना चाहोगे तो तुम्हारा ऊपर वाला रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि तब उसका रस्सी का टेंशन 10 से ज़्यादा होना पड़ेगा, और वो रस्सी 10 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन झेल नहीं पाएगा। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? जवाब दो जनता। पीपल सुनो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट टाइम रोप विथ मास। अब तक किया नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रस्सी में मास है तो क्या होगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M और एक रस्सी है जिसका मास हमने स्मॉल m दे के रखा है। रस्सी का लेंथ कितना दे के रखा है? कैपिटल L।
और एक आदमी है जो तुम्हारे रस्सी को कितने फोर्स से पुल कर रहा है पीपल, F फोर्स से पुल कर रहा है। ये हो गया हमारा सिचुएशन, है ना। रस्सी को क्या कर रहा है, F फोर्स से पुल कर रहा है। रस्सी का मास कितना है, स्मॉल m, और रस्सी जिस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है उसका मास कितना है, कैपिटल M। कम ऑन पीपल, फोकस, ध्यान से सुनो। करेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ, जो सबसे आसान है। क्योंकि देखो अगर मैं रस्सी से खींचूंगा तो ब्लॉक भी आएगा, रस्सी भी आएगा, दोनों एक साथ आएगा या नहीं आएगा? विल दे नॉट ट्रैवल टुगेदर? इफ दे ट्रैवल टुगेदर देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर इन ए सिंगल सिस्टम, है ना। तो जनता देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पीपल ध्यान से सुनना, ये हमारा ब्लॉक है, पीपल सुन रहे हो ना, ये क्या है, दिस इज रस्सी, ये जमीन है, इसका मास कितना हो गया, कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। इसने रस्सी को क्या किया पीपल, F फोर्स से पुल किया, क्या क्या, F फोर्स से पुल किया, पुल किया। तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ F, कैन आई से दिस इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, F ही लग रहा है। सर टेंशन, टेंशन तो इंटरनल है, रस्सी ब्लॉक पे लगा रहा है, ब्लॉक रस्सी पे लगा रहा है, वो फोर्स क्या होगा, इंटरनल। तो अगर मैंने इस पूरे को अपना सिस्टम माना, इसमें लौता एक ही फोर्स लग रहा है F, विच इज एक्सटर्नल अलोंग दी हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, हॉराइजॉन्टल। सर mg ड्रॉ नहीं करेंगे क्या, mg ड्रॉ कर सकते हो लेकिन फायदा नहीं है, बिकॉज मैं हॉराइजॉन्टल के साथ ही काम करूंगा। बात समझ आया, बोलो पीपल। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरा सिस्टम A एक्सीलरेशन से इस तरफ मूव करेगा, तो A का वैल्यू क्या होगा जनता, F नेट, F बाय मास ऑफ द सिस्टम क्या लिखेंगे, M plus small m. This is the answer to the first part, net acceleration of the system. बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। ये भी सिंपल है, स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, पीपल ध्यान से सुनो। तो क्या करेंगे हम, किस कैप बड़ी बनाएंगे, स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे कितना बनाया, ब्लॉक कैप बड़ी बना लो या तुम स्ट्रिंग का बना लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो अगर मैंने ब्लॉक के बड़ी बनाया, जनता ध्यान से सुनना, दिस इज कैपिटल M, कि यहाँ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और अगर मैं स्ट्रिंग के बड़ी बनाऊँ ऐसे करके, क्या यहाँ पर एक F फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये अगर रस्सी है तो रस्सी ब्लॉक को पुल कर रहा होगा, तो इसका वैल्यू क्या मैं T लिख सकता हूँ। अच्छा, राम ने अगर शाम को पुल किया तो शाम भी राम को क्या करेगा, पुल करेगा नहीं करेगा, बोलो बात समझ में आया नहीं आया। तो रस्सी ने ब्लॉक पे एक्शन लगाया, ब्लॉक ने रस्सी पे रिएक्शन लगाया, हाई है ना, हाई है ना। एंड सिखाया था ना क्या करना है, एक्सीलरेशन भी फोर्स डायग्राम में शो करना है। तो इस तरफ कितना एक्सीलरेशन है, A, ये सिस्टम इधर जा रहा है, एक्सीलरेशन क्या होगा, A। दोनों में से किसी एक से इक्वेशन लिख लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा। बात समझ आया। तो इस ब्लॉक को आगे लेके जाने के लिए अकेला लौता टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, T। सो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास इनटू एक्सीलरेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाय व्हाट, M प्लस M, Fm डिवाइडेड बाय M प्लस M। तुमने बोला कि सर नहीं, मैं इस वाले FBD से आंसर निकालना चाहता हूँ, निकालो। तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सीलरेशन किधर है, इस तरफ, तो दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F बड़ा होगा। नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस T। पीपल लिसन, निहार इधर देखो, F माइनस T, इसका मास कितना है, स्मॉल m। एक्सीलरेशन की जगह A की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको अगर सॉल्व करोगे तब भी T का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। सॉल्व करके देखो, एक ही तो टेंशन है, ये एक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, दोनों से सेम चीज मिलेगा तुम्हें। बोलो बात समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बोला है, टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। सुन रहे हो सब लोग। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से सुनना, रेडी सब लोग। अच्छा, टेंशन एट द मिड पॉइंट, ठीक है, हमें पता चल चुका है कि सिस्टम का इस तरफ एक्सीलरेशन कितना है, F डिवाइडेड बाई M प्लस M। मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना टेंशन है ये बताने के लिए
तुम किसका FBD बनाओगे फोर्स डायग्राम? आइदर दिस लेफ्ट पार्ट और दिस राइट पार्ट, योर चॉइस। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। मैं लेफ्ट पार्ट का बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जब करोगे तुम राइट पार्ट का भी करना और दोनों का आंसर मैच कराना। समझ में आया? तब तुम्हें और भी कन्विंसिंग लगेगा। ठीक है, मैं लेफ्ट पार्ट का कर रहा हूँ। तो लेफ्ट पार्ट में कौन है जनता? एक ब्लॉक। यहाँ पर क्या है? रस्सी। बट पता है इस रस्सी का मास कितना है? m/2। बात समझ में आया? और ये पूरा सिस्टम इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। क्या यहाँ पर रस्सी का दूसरा पार्ट है जिसको हमने शो नहीं किया है? जिसको हमने शो नहीं किया। तो एक बात बताओ, ये अगर रस्सी है, इस पॉइंट में जो टेंशन लगेगा वो टेंशन पुल करेगा, तो पुलिंग एक्शन किस तरफ होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? तो ये मैंने लिख दिया T डैश। पिछले वाला T लिखा था, ये मैंने T डैश लिख दिया। बोलो जनता, मुझे ये T डैश ही चाहिए। टेंशन है द मिड पॉइंट। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? एक ही तो लौता फोर्स है, और कोई फोर्स दिख रहा है क्या तुमको डायग्राम? सो T डैश, F नेट क्या होगा? T डैश। मास ऑफ द सिस्टम m प्लस m/2 को मत भूलना। समझ में आया? एक्सीलरेशन A, ये तो आधा करो पूरा करो, सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? F डिवाइडेड बाई m प्लस m। इसको अगर सजा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ट्वाइस m प्लस स्मॉल m f, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ m प्लस m। कुछ तो बोलो जनता। तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? दिस इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर पीपल? जहाँ टेंशन बोला वहाँ काट के बड़ी बनाए। आए तो तुम उसका लेफ्ट हाफ का बनाओ या तुम उसका राइट हाफ का बनाओ, वहीं से टेंशन निकल के आएगा। ओके, चलो पॉज करो। अगर ऐसा होता कि तुम्हें बोलता कि मिड पॉइंट पे नहीं, सोचो यहाँ से एट ए डिस्टेंस ऑफ L/3 पे टेंशन चाहिए। समझ में आया? ये ब्लॉक है, जनता सुनो, जनता सुनो, ये M है। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? L/3 लेंथ पे। बोलो तो इस पोर्शन का मास कितना होगा? मुझे पता है कि L लेंथ का मास कितना होता है। बोलो L लेंथ का मास कितना होगा? M। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l। तो L/3 लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू L/3। तो इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा? m/3। और यहाँ पर हमको टेंशन T डबल डैश। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो समझ में आया? तब तुम्हें इस तरीके से क्या निकालना पड़ेगा? जो टुकड़ा है उसका मास निकालना पड़ेगा। एस बिकॉज इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट बोल दिया तो हमने डायरेक्टली m/2 लिख दिया। अगर L/3 पे 2L/3 पे बोले तो तुमको निकालना पड़ेगा कि 2L/3 लेंथ में कितना मास हो। तो तुम क्या यूज़ करोगे? यूनिटरी मेथड है ना? L लेंथ में m मास है, यूनिट लेंथ में इतना मास है, तो इतना लेंथ में कितना मास होगा तो पता चल जाएगा तुम्हें। बोलो जवाब दो, है ना? इसलिए L दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। मैंने तो खुद से क्वेश्चन बना के दिया इसलिए इसमें काम में नहीं आया, बट ऐसे सिनेरियो में तुम्हें लेंथ चाहिए होगा। इज दैट ओके पीपल? चलो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है रस्सियों का, रोप्स विथ मास। यहाँ से देखो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। एक रस्सी है, दिस इज द रोप, और रस्सी को एक फ्लोर पे रखा गया है, भारी रस्सी है। रस्सी का मास कितना है? लेंथ कितना है? L। ध्यान देना लेकिन। और इस रस्सी को F फोर्स लगा के इस तरीके से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो रस्सी फ्लोर के अलोंग, फ्लोर स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर के अलोंग ऐसे ट्रैवल करके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टेंशन एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जिस जगह पर फोर्स लगाया है वहां से x डिस्टेंस पीछे जो क्रॉस सेक्शन आएगा, उस क्रॉस सेक्शन में कितना टेंशन लग रहा है ये हमें बताना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? है ना? जिस पॉइंट पे, जनता ध्यान से सुनो, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इन दिस केस, उस फोर्स से x डिस्टेंस की दूरी पे, सोचो x डिस्टेंस ये हो गया, है ना? x डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पर टेंशन कितना है वो पूछा गया। करेक्ट? तो अपने आप को पूछो, क्या ये रोप मूव करेगा? करेगा। क्या उसके बाद एक्सेलरेशन होगा? होगा। तो कुछ भी करने के पहले सबसे पहला काम क्या होना चाहिए?
एक्सेलरेशन निकालना। सिस्टम किसको मानोगे? पूरे रस्सी को। इसमें एक लौता फोर्स लग रहा है F इस तरफ, हाँ या ना? सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन दिस केस पीपल? बोलो, F डिवाइडेड बाय व्हाट? M। करेक्ट पीपल? करेक्ट पीपल? तो अगर मुझे यहां पर टेंशन निकालना है तो हम किसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे? किसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे? आइदर लेफ्ट हाफ का या राइट हाफ का। बात सुन रहे हो? सो पीपल ध्यान से देखना, अगर मैं लेफ्ट हाफ का पिक्चर बनाता हूँ, लेट अस से दिस इज लेफ्ट हाफ एंड दिस इज राइट हाफ, ठीक है, अलग अलग करके बनाया। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। राइट हाफ में यहां पर कितना फोर्स लग रहा है? F। जवाब दो जनता, जवाब दो। यहां से कितना डिस्टेंस? X डिस्टेंस पीछे। ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, यहां पर टेंशन कितना वो पूछा गया है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अच्छा, ये हमारा टुकड़ा है जनता। बोलो, अगर ये x लेंथ का है तो क्या ये रिमेनिंग लेंथ L माइनस एक्स होगा ही नहीं होगा? ठीक है, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है। अभी अगर मुझे टेंशन शो करना है जनता, ध्यान से देखो, अगर रस्सी ऐसा है, ये अगर रस्सी है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर पुलिंग एक्शन करना है, क्या एक्शन करना है? पुलिंग एक्शन। तो डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसा होगा ही नहीं होगा? तो इस पे पुलिंग एक्शन होगा ऐसा, ये होगा T, हाँ या ना? तो इस क्रॉस सेक्शन पे ध्यान से देखना, ये अगर क्रॉस सेक्शन है, इस पे पुलिंग एक्शन करना है तो ऐसा होगा ही नहीं होगा? ऐसा होगा ही नहीं होगा? तो इस पे टेंशन क्या हो गया? T। बात समझ में आया? क्या तुम मानते हो ये T और ये T एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्योंकि देखो, जब इस रस्सी को तुमने ऐसे खींचा, ये इस रस्सी को भी क्या करेगा? खींचेगा। वो हो गया ये T। अगर इसने, राम ने श्याम को खींचा, तो श्याम भी राम को खींचेगा उल्टे डायरेक्शन। कम ऑन पीपल, गिव मी एन यस और नो पीपल। मृगांक को यहाँ देखो, देवांश यहाँ देखो। अगर मैंने इस रस्सी को ऐसे खींचा तो इसके साथ ये भी आएगा। अगर मैंने इसको खींचा तो ये इसको क्या करेगा? पुल करेगा। वो हो गया ये T। इसने इसको पुल किया तो ये भी इसको क्या करेगा? पुल करेगा। सो दिस T एंड दिस T आर व्हाट? एक्शन रिएक्शन पेयर्स। करेक्ट? अच्छा, क्या तुम मुझे इस रस्सी का मास बता सकते हो? बोलो बोलो। L लेंथ में M मास है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? M/L। यूनिट लेंथ में अगर इतना मास है तो L माइनस एक्स में कितना होगा? M/L इंटू L माइनस एक्स। दिमाग में करो ना कैलकुलेशन। L लेंथ में M मास, यूनिट लेंथ में M/L, M/L, L माइनस एक्स में कितना होगा? M/L इंटू L माइनस एक्स। चुप क्यों हो तुम लोग? इसमें इसका मास कितना है? इसका मास, यूनिट लेंथ में कितना मास है? M/L, है ना? L लेंथ में M मास, यूनिट लेंथ में M/L, X लेंथ में M/L इंटू एक्स। समझ में आया? अभी चाहे तुम इससे इक्वेशन लिखो या इससे इक्वेशन लिखो, आंसर क्या आएगा? सेम। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो तुम्हें ये शो करना है। तो मैं अगर सबसे पहले वाले FBT से इक्वेशन लिखो, बहुत ही आसान है, बिकॉज इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट? T। तो F नेट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? T। F नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। कितना है? M/L इंटू L माइनस एक्स। जवाब दो जनता, जवाब दो जनता। टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है जनता? F/m। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कट गया तो ऊपर क्या बचेगा? F L माइनस एक्स बाय व्हाट? L T। तुमने कहा कि सर मुझे ना इससे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, करो, आंसर सेम ही आएगा। इसमें एक्सीलरेशन इधर है या नहीं है? इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F एक T। बोलो बड़ा वाला कौन सा है? F माइनस T। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। सो सेकेंड डायग्राम के लिए, इसके लिए इक्वेशन लिखो तो क्या लिखेंगे? F माइनस T। मास की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? M/L इंटू व्हाट? X। एक्सीलरेशन तो क्या लिख देंगे हम लोग? F बाय, कम ऑन पीपल, M। तो T का वैल्यू क्या निकल के आएगा? F माइनस, बोलो कुछ, mm चला जाएगा, है ना? Fx बाई L। कुछ तो बोलो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? L माइनस एक्स बाई L। आएगा नहीं आएगा? हाँ, इसको देखो और इसको देखो, दोनों आंसर सेम है या नहीं है? आना ही पड़ेगा सेम। दे आर एक्शन रिएक्शन। एग्जाम में दो करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से
एक, कौन सा ज़्यादा इजी होगा? लेफ्ट वाला, बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। जितना कम फोर्सेस कैलकुलेशन उतना ही कम होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। मैं जो तुमको पहले सिखाया, सेम रोप सेम टेंशन, क्या ये हमेशा वैलिड है? नहीं, वो तभी वैलिड है अगर रस्सी क्या है? मासलेस। अगर रस्सी के पास मास है तो टेंशन जो है वो एक्स के साथ क्या करेगा? वैरी करेगा। ध्यान से देखो, ये वाला पर ये इस जगह पर जो टेंशन है वो एफ है या नहीं है? ये टेंशन पूरे रस्सी को खींच रहा है, और यहाँ का जो टेंशन है वो सिर्फ इतने पोर्शन को खींच रहा है। हाँ या ना? तो भार किस पे ज़्यादा है? किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है? इस एफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। इस टी का वैल्यू क्या होगा? एफ से क्या होगा? कम होगा। मतलब जैसे जैसे हम इस तरफ जाते जाएंगे टेंशन का वैल्यू क्या होगा? कम होता जाएगा, क्योंकि उसको छोटे टुकड़े को खींचना है। इस एफ को किसको खींचना है? पूरे एल लेंथ को खींचना है। हाँ या ना? इस डायग्राम को देखो, इसको पूछो टी टी तुम कितने लेंथ को खींच रहे हो? ये बोलेगा सर मुझे एल माइनस एक्स लेंथ को खींचना है। तो ऑब्वियसली इस टी का वैल्यू क्या होगा? कम। इस यहाँ पर काट के चेक करोगे, उसको सिर्फ इसको खींचना पड़ेगा, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा? और कम। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे जैसे तुम इस तरफ जाओगे टेंशन का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। तुम्हें पता है यहाँ पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पर मतलब x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू क्या पुट करोगे? x का वैल्यू क्या पुट करोगे? तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू l पुट किया तो क्या मिला? क्या मिला? 0। मुर्तजा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर अगर x का वैल्यू क्या पुट करोगे? l, तो टेंशन का वैल्यू क्या निकल के आएगा? x इक्वल टू l कौन सी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, एंड पॉइंट ऑफ द रोप। हाँ ये ना? एंड पॉइंट में टेंशन क्या होगा? तुम्हें पता है टेंशन सबसे ज्यादा कहां पर होगा? एट द अदर एंड पॉइंट। वहां पर x का वैल्यू क्या होगा? वहां पर x का वैल्यू क्या होगा? 0। x 0 पुट करो, एल चला आएगा। t का वैल्यू क्या है? f। इसका मतलब है इस तरफ जाओगे तो टेंशन क्या करेगा? डिक्रीज। सो टेंशन डिक्रीजेस। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। यहां पर टेंशन का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ पर टेंशन का वैल्यू कितना है? f। इस तरफ जाओगे तो टेंशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बोलो फील आया नहीं आया? क्या टेंशन हमेशा सेम होता है? नहीं। अगर मासलेस रोप है तब जाके टेंशन का वैल्यू हर जगह पर क्या होगा? सेम। मास है तो अलग अलग जगह अलग अलग टेंशन। याद रहेगा ये चीज़? रक्तिम क्या हुआ? ठीक है। पीपल देखो, टेंशन के पास पुल करने का पावर है, नॉर्मल के पास पुश करने का पावर है, स्प्रिंग फोर्स के पास दोनों ही है। आज हम वही डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो, स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा है। स्प्रिंग के साथ सबने खेला होगा, पेन में भी होता है, और मेरे स्कूटर के सस्पेंशन में भी क्या है? स्प्रिंग है। हाँ या ना? तो अगर तुमने कभी स्प्रिंग के साथ खेला है, सोचो पेन का जो स्प्रिंग होता है, खेला ना उसके साथ, उसका एक अनडिस्टर्ब लेंथ होता ही नहीं होता, जिसमें वो हमेशा रहता है। तब तक तुमने उसको तंग नहीं किया, तब तक उसका जो लेंथ होता है उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ध्यान से सुनना। सोचो कि यहाँ पर एक वॉल है, एक ग्राउंड है। सुनना ध्यान से। यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग लगा के रखा है, यहाँ पर कौन कनेक्टेड है? दिस इज एम मास। और तुमने स्प्रिंग को तंग नहीं किया, अब तक डिस्टर्ब नहीं किया। स्प्रिंग को डिस्टर्ब कर सकते नहीं कर सकते? कैसे? खींच के लंबा कर दो या दबा के छोटा कर दो। तुमने कुछ नहीं किया, ये चुपचाप अपने जगह पर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उस वक्त जो उसका जो लेंथ होता है, उस वक्त जो उसका लेंथ होता है, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अभी स्प्रिंग को अपना नेचुरल लेंथ बहुत पसंद है, वो हमेशा अपना नेचुरल लेंथ अटेन करना चाहेगा। बात समझ में आया? तो सोचो स्प्रिंग है, स्प्रिंग दिख रहा है तुमको? एक स्प्रिंग को अगर खींच दोगे फिर छोड़ दोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? विल कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। हाँ या ना? उसी स्प्रिंग को पकड़ के अगर कंप्रेस कर दोगे और छोड़ दोगे तो क्या करेगा? इट विल अगेन कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हमें क्या पता चला कि स्प्रिंग का बेसिक बिहेवियर क्या है? स्प्रिंग विल ऑलवेज ट्राई टू अटेन इट्स
नेचुरल लेंथ। अगर एक्सटेंड कर दोगे वो छोटा होकर नेचुरल लेंथ तक आना चाहेगा, अगर कंप्रेस कर दोगे तो वो खुल के फिर से अपना नेचुरल लेंथ अटेन करना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट 1 अनडिस्टर्ब्ड लेंथ को हम क्या बोलेंगे पीपल? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जनता ध्यान से सुना, अभी यही स्प्रिंग, द सेम स्प्रिंग, द सेम ब्लॉक। सोचो मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, ब्लॉक को पकड़ के मैंने ब्लॉक को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके यहां तक लेके चला गया। मैं लेट अस से आई हैव मूव्ड द ब्लॉक हियर, समझ में आया? I have moved the block this side and I have moved it by distance of what? X. So what will happen to the spring? Spring extend नहीं हो जाएगा, खिंच जाएगा ना। तो spring अगर खिंच गया, it will look like this. The question is, spring अगर खिंच जाता है तो वो कैसा फोर्स लगाएगा? ब्लॉक को पूछो। ब्लॉक अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तुम किधर जाओगे? If I release it, ब्लॉक फट करके इधर जाएगा। इसका मतलब है स्प्रिंग ने क्या किया? पुल किया होगा, पुल किया होगा। तो एट दिस मोमेंट स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे जो लग रहा होगा, कैन आई से इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन? मानते हो इस बात को? छोड़ूंगा तो स्प्रिंग खींच के फिर रिटर्न लेके चला जाएगा। एग्री करते हो? थर्ड केस में जनता ध्यान से देखना, मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, ब्लॉक को पकड़ के मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में यहां शिफ्ट कर दिया, मतलब ये ब्लॉक यहां पर आ गया। कितना डिस्प्लेस करा है? लेट अस से x, and this is how the spring is looking like. I hope you understand कि in this stage we can say that the spring is compressed, है ना? अभी मैंने ब्लॉक को पूछा, ब्लॉक अगर मैं तुमको छोड़ दूं तुम कहाँ जाना चाहोगे? बोलेगा सर मैं आप अगर मुझे छोड़ दोगे तो स्प्रिंग मुझे धक्का देकर उस तरफ लेकर चला आएगा, जाएगा नहीं जाएगा? एट दिस मोमेंट स्प्रिंग इस ब्लॉक पे ऐसा फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा है? लगा रहा है। मानते हो ये फोर्स इज पुशिंग इन नेचर, धक्का दे रहा है, और ये वाला फोर्स इट इज पुलिंग इन नेचर। तो स्प्रिंग के पास दोनों ही सुपर पावर है, वो पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। अनलाइक नॉर्मल जो सिर्फ पुश कर सकता है, अनलाइक टेंशन जो कि सिर्फ पुल कर सकता है, स्प्रिंग क्या कर सकता है? स्प्रिंग पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है, दोनों उसके पास। समझ में आया? पुल कब करेगा? When it is extended, तो पुल करेगा। पुश कब करेगा? जब तुम इसको कंप्रेस करोगे तब वो क्या करेगा? पुश करेगा। तो नंबर 2, when extended ये कैसा फोर्स लगाएगा? पुल। एंड when compressed स्प्रिंग क्या करेगा? पुश। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अभी देखो पीपल ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैंने ब्लॉक को प्लस एक्स के तरफ मूव कराया, किसके तरफ मूव कराया? प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स की तरफ है या नहीं? जनता बोलो ना, तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव है। यहाँ पर अगर मैंने ब्लॉक को माइनस एक्स की तरफ मूव कराया, मतलब एक्स का साइन क्या होगा? नेगेटिव। फोर्स का साइन प्लस एक्स की तरफ है या नहीं? Come on people, so can I say कि spring force is acting opposite to the displacement of the block? ब्लॉक को राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, ब्लॉक को अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो स्प्रिंग फोर्स राइट की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, सो थर्ड वाले पॉइंट पे मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्प्रिंग का जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सर एक्स क्या है? एक्स रिप्रेजेंट्स change in length of spring. x क्या रिप्रेजेंट करता है? x क्या रिप्रेजेंट करता है जनता? स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज आया है, समझ में आया? जो उसका नेचुरल लेंथ है उससे उसका लेंथ कितना बढ़ चुका है या कितना घट चुका है, उसको हम x कहते हैं। समझ में आया? और तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि फोर्स x पे ही डिपेंड करता है। स्प्रिंग को थोड़ा खींचना और बहुत ज़्यादा खींचना, सेकंड वाला केस ज़्यादा मुश्किल होगा ही नहीं होगा। कम ऑन पीपल, गिव मी रिप्लाई। सोचो तुम्हारे पास एक बड़ा सा स्प्रिंग है, तुम इसको ऐसे खींच के रखा,
ऐसे खींच के रखना ज़्यादा आसान होगा या ऐसे खींच के रखना ज़्यादा आसान होगा? जब तुम एक्सटेंड कर दोगे तब ज़्यादा मुश्किल होगा ना ऐसे पकड़ के रखने के लिए। क्यों? क्योंकि तब स्प्रिंग तुम्हारे हाथों पे ज़्यादा पुल लगा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस केस में तुमने जब इसको ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया तो वो फोर्स क्या लगा रहा है? ज़्यादा लगा रहा है। ऐसे पकड़ के रखना ज़्यादा मुश्किल होगा। सोचो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, तुमने इसको थोड़ा सा दबाया, इस स्टेट में दबा के रखना आसान होगा, और अगर ज़्यादा दबा दिया तो तुम्हें बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि स्प्रिंग भी बाहर की तरफ ज़्यादा पुश अप्लाई कर। तो मतलब स्प्रिंग को तुम जितना छेड़ोगे, जितना उसका लेंथ बदल दोगे, वो उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर पीपल? छोटे बच्चे को देखा जो लोग टेंट्रम्स करते हैं, टेंट्रम जो करते हैं, टेंट्रम बच्चे लोग जो टेंट्रम करते हैं, जितना डांटोगे उतना ज़्यादा टेंट्रम शो करेगा। अच्छा तुमको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट बाद में होगा एक्सपीरियंस। तो कुछ उस टाइप का है चीज़। इज दैट क्लियर पीपल? सो इन दिस केस फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो एफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाने से। जनता ध्यान से सुनो, के क्या है? के इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट का मतलब क्या पता है? अगर तुमने स्प्रिंग को एक हार्ड मटेरियल से बनाया, जैसे मेरे बाइक का सस्पेंशन का जो स्प्रिंग होगा वो ज़्यादा टाइट है देवांश, जो मेरे बाइक का जो सस्पेंशन का जो स्प्रिंग है वो तुमको दे तो तुम ऐसे दबा पाओगे क्या? नहीं दबा पाओगे, उसका टाइटनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुम्हारे पेन में रिफिल में जो स्प्रिंग है वो तो हल्का सा पतला सा होता है, उसको तुम ऐसे करके दबा पाओगे, उसका स्टिफनेस क्या है? कम। तो स्टिफनेस किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइटनेस। बात समझ में? ज़्यादा स्टिफ मतलब उसको दबाना, एक्सटेंड करना क्या होगा? ज़्यादा मुश्किल। स्टिफ, ज़्यादा स्टिफ वर्ड समझ में आता है ना, ज़्यादा टाइट, तो उसको डिफॉर्म करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, कि उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बोलो बात समझ में आया नहीं है? पक्का? श्योर? देखो जनता, बहुत ही सिंपल सा इलास्ट्रेशन है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि स्प्रिंग फोर्स हम कैसे लगाते हैं। देखो सिस्टम ऐसा है कि एक स्प्रिंग को खींचा गया है और ब्लॉक अभी यहाँ पर है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्लॉक ये पहले कहाँ पर था? ब्लॉक पहले यहाँ पर था, मतलब यहाँ पर 0.25 मीटर्स में इसका नेचुरल लेंथ बुला सकता हूँ देवांश। 0.25 मीटर्स में इसका क्या बुला सकता हूँ? नेचुरल लेंथ। इसको खींच कर अगर हम यहाँ तक लेके आए, इसका भी नया लेंथ कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर्स। तो स्प्रिंग फोर्स लगाने के लिए जो चेंज इन लेंथ रिस्पॉन्सिबल है वो कितना होगा? 0.05। ये समझना है, ठीक है? लेंथ कितना बदल गया है, दिस इज द अमाउंट ऑफ लेंथ विथ एस चेंज्ड, इसको हम एक्स बोलेंगे। बात समझ में आया? एक्स का वैल्यू कितना होगा जनता? 0.3 माइनस 0.25 कितना आएगा? 0.05 मीटर्स। अभी एक बात बताओ, स्प्रिंग को पूछो, स्प्रिंग तुम अभी कैसे हो? तो स्प्रिंग क्या बोलेगा? सर मैं तो एक्सटेंड हो चुका हूँ। अगर स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा तो ब्लॉक को क्या करेगा? बोलो, पुल करेगा। तो एक्शन ऐसा होगा नहीं होगा पुल, सो ये हो जाएगा पुलिंग एक्शन। इसको हम क्या बुला सकते हैं? एफ एस। अभी माइनस पुट करने की ज़रूरत नहीं, बस वैल्यू लिख सकते हो, है ना? तो एफ एस का वैल्यू अगर हम लिखना चाहे उसको हम क्या लिख सकते हैं? के इंटू एक्स। के के जगह पर जनता हम क्या लिख सकते हैं? 20। सुने हो ना सब लोग? 20 इंटू एक्स। एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.05। कुछ तो बोलो, क्या आएगा ये? 5 2 10, दैट इज़ 1 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया इसका यूज़, ठीक। अभी देखो पीपल, सोचो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो है, देयर आर 2 ब्लॉक्स ए एंड बी। ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ध्यान से सुनना। एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है? दिस इज ब्लॉक बी। अब भी ये ज़मीन पे, ज़मीन स्मूथ है, ये जो लेंथ है दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ध्यान से सुनना, ठीक है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेना। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कितना मान लेना? के। तो ऐसा है, केस 1 में हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। केस 1 में ब्लॉक ए को पकड़ के रखते हैं, ब्लॉक ए को मूव करने नहीं देते, और ब्लॉक बी को पकड़ के हमने राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, लेट अस से बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितना से शिफ्ट कर दिया?
1 मीटर के डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया। मतलब अभी जो नया पिक्चर होगा उसमें हमारा ब्लॉक यहाँ पर होगा, ब्लॉक बी। कितना शिफ्ट कर दिया हमने? 1 मीटर। ध्यान से देखना। तो स्प्रिंग के लेंथ को बदलने के पीछे का हाथ किसका है? ब्लॉक बी का है। ये तो मूव किया ही नहीं। मूव कौन किया? बी। तो बताओ अभी स्प्रिंग फोर्स किस पे लगेगा? ए पे लगेगा या बी पे लगेगा? हाँ, ए पे लगेगा या बी पे, या दोनों पे? दोनों पे ही लगेगा पीपल, है ना। ये एक दिमाग में एक आइडिया बना के मत रखना कि बी ने डिस्प्लेस कराया, बी ने उसका लेंथ चेंज कराया तो बी पे ही फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है। स्प्रिंग को पता नहीं चलता उसके लेंथ को बदला किसने है। स्प्रिंग सिर्फ क्या चेक करेगा फोर्स लगाने पहले? कि उसका लेंथ कितना चेंज हुआ है। बात समझ में आ रहा है? वो चेंज बी लेके आए या ए लेके आए या दोनों मिल के लेके आए, डज नॉट मैटर। सिर्फ चेंज इन लेंथ पे डिपेंड करता है ना। अगर 1 मीटर से उसका लेंथ चेंज हो चुका है, लेट्स से मैं के का वैल्यू 200 दे रहा हूँ, 200 न्यूटन पर मीटर। के का वैल्यू कितना? 200 न्यूटन पर मीटर। तो एक बात बताओ कि स्प्रिंग का अभी स्टेट क्या है? कैन आई से दैट द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड नाउ? एक्सटेंड करने से वो पुल करता है। क्या करता है? पुल करता है। तो वो बी को भी पुल करेगा और वो ए को भी पुल करेगा। डज नॉट मैटर कि ए ने उसका लेंथ चेंज नहीं करवाया, डज नॉट मैटर। क्या स्प्रिंग एक्सटेंड हो चुका है? जवाब दो। क्या स्प्रिंग एक्सटेंड हो चुका है? हाँ, तो वो दोनों तरफ फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो किधर फोर्स लगेगा? इस पे भी कितना फोर्स लगेगा पीपल? एफ एस। इस पे भी कितना फोर्स लगेगा? एफ एस। डज नॉट मैटर। एफ एस का वैल्यू क्या होगा इन दिस केस? एफ एस इन दिस केस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। के का वैल्यू कितना है? 200 इंटू 1। आंसर कितना हो जाएगा जनता? 200 न्यूटन। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं यार? बोलो। अगर ऐसा केस है कि तुमने ए को आधा मीटर इधर मूव कराया, बी को भी आधा मीटर उस तरफ मूव कराया, बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो नेक्स्ट केस में जनता ध्यान से देखना। नेक्स्ट केस में ए को तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए को पकड़ के आराम से यहाँ तक मूव कराते हो। कितना डिस्टेंस मूव कराते हो पीपल? 1/2 मीटर। बी को भी पकड़ के तुम यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करा के यहाँ तक लेके आते हो। जनता बोलो हाँ या ना? ये डिस्टेंस कितना है? 1/2 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हमारा स्प्रिंग एक्सटेंड हो चुका है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? 1 मीटर। 1/2 प्लस 1/2 मीटर क्या निकल के आया? 1/2 प्लस 1/2 मीटर दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर। बात समझ में आया? तो वो ए पे कितना फोर्स लगाएगा? के इंटू 1/2। बी पे कितना फोर्स लगाएगा? के इंटू 1/2। गलत। के इंटू 1/2 कैसे होगा? मैंने क्या कहा था? स्प्रिंग जब फोर्स लगाता है वो अपना टोटल चेंज इन लेंथ देखता है। क्या देखता है? टोटल चेंज इन लेंथ। ए ने कितना करवाया, बी ने कितना करवाया, डज नॉट मैटर। बात समझ में आ रहा है? उसका लेंथ कितना एक्सटेंड हो चुका है? 1 मीटर का एक्सटेंशन है या नहीं है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कामी ठीक से बैठ। कम ऑन पीपल, गिव मी सम एनर्जी। स्प्रिंग अगर एक्सटेंड हो रहा है इस तरफ से आधा मीटर, इस तरफ से आधा मीटर, टोटल एक्सटेंशन कितना है भाई? 1 मीटर। तो वो फोर्स कितना लगाएगा? के इंटू 1। ए पे भी बी पे भी, ए पे भी बी पे भी, बिकॉज कितना फोर्स लगता है वो टोटल चेंज इन लेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि ए ने कितना करवाया, बी ने कितना करवाया। ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए पीपल। समझ में आ रहा है पीपल? सो इवन इन दिस केस ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगेगा? एफ एस। ये भी पुल करेगा, इस पे भी कितना फोर्स लगेगा? एफ एस। और इन दिस केस एफ एस का वैल्यू, के का वैल्यू 200 है एंड एक्स होगा टोटल चेंज इन लेंथ। एक्स होगा टोटल चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग का लेंथ कितना चेंज हुआ है? किसी भी तरीके से चेंज हो। ए रेस्ट में बी मूव किया, बी रेस्ट में ए मूव किया, ए एंड बी दोनों मूव किया, डज नॉट मैटर। बात समझ में आया? आंसर इन दिस केस भी क्या होगा? 200 न्यूटन। स्प्रिंग को फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेंथ चेंज किसने करवाया। इज इट क्लियर पीपल? इज इट क्लियर पीपल? ये सब गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? देवा, ठीक है? चलो पीपल सुनो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आज तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि स्प्रिंग और रस्सी में फ़र्क क्या है, उसके एप्लीकेशन में कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक, देखो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि रस्सी को हम रिजिड बुलाते हैं। रिजिड का मतलब क्या है?
रिजिड का मतलब है कि जो चीज़ अपना शेप एंड साइज चेंज ना करे। रस्सी के केस में हम कहेंगे कि रस्सी अपना लेंथ चेंज नहीं करता। रस्सी को खींचूंगा उसका लेंथ चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर रबर बैंड है उसको खींचूंगा तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को खींचूंगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज। तो ऐसे नेचर का सिचुएशंस में इफेक्ट कैसे गिरता है, रस्सी और स्प्रिंग, इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंसेस आ जाएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे सामने क्या, एक 2 kg का ब्लॉक, एक 3 kg का ब्लॉक है, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये बोला गया कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये बताओ कि 3 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या पूछा गया है, 3 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। जवाब तो जिंदा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ, फिर से कह रहा हूँ, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 2 kg ब्लॉक का, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 2 kg पे फोर्स कितना लगा है, 2 kg पे फोर्स लगा है 10 न्यूटन। तो हमें ये पूछा गया है कि अगर 2 kg का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 3 kg का कितना होगा। अभी देखो इस क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक के बीच अगर स्प्रिंग नहीं होता, रस्सी होता, तो जवाब क्या होता, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता, सेम। बिकॉज रस्सी रिजिड है, रस्सी का ये एंड अगर 2 मीटर जाएगा तो रस्सी का दूसरा एंड भी 2 मीटर ही जाना पड़ेगा। बिकॉज रस्सी क्या है, इट्स ए रिजिड ऑब्जेक्ट। ये एंड 2 मीटर जाएगा तो ये भी 2 मीटर जाएगा। तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर स्प्रिंग है तब दोनों एंड का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं भी हो सकता है। ये एंड पॉइंट जितना मूव करेगा ये एंड पॉइंट भी उतना ही मूव करेगा। स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, एक्सटेंड होता है, उसका लेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने उस वॉल के साथ फिक्स करके रखा। स्प्रिंग का एक एंड इस वॉल के साथ फिक्स्ड है, स्प्रिंग के दूसरे एंड को मैंने पकड़ के रखा, हाँ या ना। क्या मैं इस एंड को पकड़ के ऐसे जा सकता हूँ? मैं कितना गया, 5 मीटर। ये एंड कितना मूव कर गया, 5 मीटर। वो एंड कितना मूव किया, 0। समझ में आया डिफरेंस? अभी यहाँ पर देखो, स्प्रिंग का ये एंड अगर 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो स्प्रिंग का दूसरा एंड इन दिस सिनेरियो ट्रैवल करता ही नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। लेकिन अगर रस्सी होता तो सोचो, ये रस्सी है, रस्सी को मैंने वॉल के साथ फिक्स करके रखा, मैं मूव कर पाऊंगा क्या, मैं खींचूंगा तो मूव कर पाऊंगा क्या? इस एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है। हाँ, तो ये रस्सी के केस में होगा कि रस्सी क्या होता है, रिजिड। इसलिए हम कहते हैं कि रस्सी से अगर कोई 2 ब्लॉक कनेक्टेड है, रस्सी अगर टाइट है तो इस ब्लॉक का जितना डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट, इस ब्लॉक का जितना वेलोसिटी उस ब्लॉक का भी उतना ही वेलोसिटी, इस ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी उतना ही एक्सेलरेशन। स्प्रिंग के केस में ऐसा तुम नहीं कह सकते। स्प्रिंग में दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या करता है, ब्लॉक आगे भी जाता है और स्प्रिंग क्या कर जाता है, एक्सटेंड भी हो जाता है। ब्लॉक्स आगे भी जाता है और स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाता है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं होगा और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। बोलो डिफरेंस समझ में आया? फर्क कहाँ पर आ रहा है? बिकॉज रस्सी एक रिजिड है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, और स्प्रिंग रिजिड नहीं है। यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। दैट इज द रीज़न इस क्वेश्चन में 3 kg का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, क्योंकि 3 kg का एक्सेलरेशन 2 kg जैसा नहीं होने वाला। समझ में आया? इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं? सॉल्विंग तो बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले 2 kg का एफबीडी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पता चल जाएगा। अगर मैं 2 kg का एफबीडी बनाऊँ, सब लोग सुन रहे हो ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शो कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। सिस्टम इस तरफ कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने आप को पूछो, अरे ये ब्लॉक अगर इधर चला जाएगा तो स्प्रिंग के साथ क्या हो रहा है, इज इट एक्सटेंडिंग और इज इट कंप्रेसिंग? अगर ये ब्लॉक इधर जाता है तो स्प्रिंग क्या कर जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब अभी स्प्रिंग एक्सटेंडेड स्टेट में है या नहीं है? स्प्रिंग अगर एक्सटेंड हो चुका है तो 2 kg ब्लॉक पे वो क्या करेगा, बुलाएगा नहीं बुलाएगा, पुल करेगा। तो देखो, वेट मेजर करने के लिए तुमने दुकान में देखा होगा कि पाल्ला यूज़ करते हैं, पाल्ला, राइट। कहीं कहीं अगर तुमने देखा होगा वो लोग स्प्रिंग बैलेंस भी यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा एक डायल होता है, उसमें हुक होता है, उसमें तुम सामान हैंग कर सकते हो और वहाँ पर डायल पे रीडिंग आ जाता है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल सच डिवाइसेस है स्प्रिंग बैलेंस। या तुम अमेजोन में दिखेगा तुमको कि
लगेज का अगर वेट चेक करना है, एक छोटा सा बक्सा जैसा रहता है, हुक रहता है, ऐसा पकड़ के हुक को ऐसे उठा के तुम चेक कर सकते हो कितना रीडिंग है। दोस आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। और उसका वर्किंग जो है वो बहुत ही बेसिक है। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग स्प्रिंग पे जितना फोर्स लग रहा है वही उसका रीडिंग होता है। समझ में मैंने क्या बोला? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, come on people, it is equal to what? Force exerted on spring, as simple as that. स्प्रिंग के ऊपर जितना फोर्स लग रहा होगा वो मशीन उतना ही रीडिंग दे देगा। बात समझ में आया? सिंपल सा देखो, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज आवर स्प्रिंग बैलेंस। तुमको दिख रहा होगा कि एक स्प्रिंग है, उसके एंड में हमने एक ब्लॉक को हैंग करके रखा। तो ये बैलेंस रीड कितना करेगा? स्प्रिंग फोर्स जितना होगा वही इस बैलेंस का रीडिंग होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ, जनता सुन रहे हो, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है और स्प्रिंग इस पे फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है। तो एज बिकॉज दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, सुन रहे हो ना, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg। सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज ऑल्सो व्हाट? mg। बहुत सिंपल है। क्या तुम्हें समझ में आया पीपल? जवाब दो। श्योर? ओके। सेम और एक केस देखते हैं। सोचो कि तुम्हारे पास ऐसे दो स्प्रिंग बैलेंसेस है ना, बैलेंस 1, बैलेंस 2, नीचे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है और इन स्प्रिंग बैलेंसेस का खुद का मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का खुद का मास नेग्लिजिबल है। तो हमें ये बताना है कि बैलेंस 1 में कितना रीडिंग आएगा और बैलेंस 2 में कितना रीडिंग आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो सब लोग? अच्छा देखो, ये बैलेंस 2 है। बैलेंस 2 का अगर मैं एफबीडी बनाऊँ, बैलेंस 2 नहीं, मतलब बैलेंस 2 में जो ब्लॉक हैंग कर रहा है, दिस इज मास m, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ स्प्रिंग 2, हाँ या ना? एंड एज बिकॉज दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, F2 का वैल्यू हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? mg। सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैलेंस 1 पीपल? सॉरी, रीडिंग ऑफ बैलेंस 2। बोलो बोलो। बैलेंस 2 के स्प्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है, नहीं लग रहा? तो रीडिंग ऑफ बैलेंस 2 इज ऑल्सो व्हाट? mg। करेक्ट। अभी अगर तुम्हें बैलेंस 1 का रीडिंग बताना है, किसका रीडिंग बताना है? बैलेंस 1 का, तो तुम्हें यहाँ काट के एफबीडी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? तो एक काम करते हैं, ये हमारा ऊपर वाला बैलेंस है, ठीक है, इसमें एफएस जितना लग रहा होगा, काट के अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ, ये हमारा नीचे वाला बैलेंस है, नीचे क्या लग रहा है? mg। ऐसे काट के बनाया। अगर इसने इसको नीचे की तरफ fs से खींचा तो ये भी इसको ऊपर की तरफ कितने से खींचेगा? fs। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर पीपल, हाँ या ना? ये fs किसका है? ये fx स्प्रिंग 1 पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? 1 पे। तो ये वाले fs का वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, बिकॉज दोनों fs क्या है? सेम। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। कम ऑन पीपल, पार्टिसिपेट करो। ये स्प्रिंग ऊपर वाले स्प्रिंग को क्या कर रहा है? खींच रहा है एफएस। तो ये स्प्रिंग भी नीचे वाले स्प्रिंग को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कितना? वो एफएस। एंड दिस एफएस आर व्हाट? एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पर हम इस पूरे को अपना सिस्टम मानेंगे। क्या मानेंगे? सिस्टम। और क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर एफएस का वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर इस बैलेंस का जो रीडिंग होगा, रीडिंग ऑफ बैलेंस कौन सा? ये 1। बैलेंस 1 में जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है fs, या ये वाला फोर्स fs, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा जनता? किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो इसका आंसर इन दिस केस क्या निकल के आएगा? mg। मतलब दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस का आंसर क्या निकल के आ रहा है? सेम। बैलेंस 1 का भी आंसर एंड बैलेंस 2 का भी आंसर क्या आ रहा है? सेम। तुम्हें पता फर्क कब आता? फर्क तब आता अगर ये कहा जाता कि बैलेंस के पास वेट है
समझ में आ रहा है? अगर बैलेंस के पास भी वेट होता तो यहाँ पर एक एफ आता, ब्लॉक का एक mg आता नीचे की तरफ, और इस बैलेंस का भी कुछ एक वेट होता नीचे की तरफ, तब ये एफ एस इक्वल टू इसका खुद का वेट प्लस mg का वेट। बात समझ में आया? एज बिकॉज ये क्वेश्चन में कहा गया है कि बैलेंसेस का खुद का वेट नहीं है, इसलिए ऊपर वाले का भी रीडिंग और नीचे वाले का भी रीडिंग क्या रहा है, सेम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली। इसके ऊपर अलग अलग मॉडल ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। हर क्वेश्चन को करने के पीछे का कोर कंसेप्ट यही है कि अगर हमें बैलेंस का रीडिंग बताना है तो स्प्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालो, जो भी स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है वही उस बैलेंस का रीडिंग होगा। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? चलो ये लिख लो। In this case, can you tell me what is the reading of the spring balance? मुझे तो जीरो लग रहा है, तुम्हें जीरो लग रहा है क्या? इधर से mg खींचेगा, इधर से mg खींचेगा, so they will cancel out। हाँ या ना? नहीं। देखो, let's focus on the core concept। core concept था क्या स्प्रिंग में कोई फोर्स डेवलप होगा? The answer is yes, because इधर अगर mg से खींचा जा रहा है, इधर भी अगर mg से खींचा जा रहा है, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा नहीं होगा? स्ट्रेच होने के साथ साथ इसमें स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा ही नहीं होगा? तो होगा, देयर विल बी सम रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये तो कहा था ना, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वही रीडिंग होता है। अपने आप को पूछो कि दोनों ब्लॉक स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो स्प्रिंग फोर्स आएगा। याद है ना स्प्रिंग फोर्स कब डेवलप करता है? व्हेन इट एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन इट्स लेंथ। करेक्ट पीपल? अभी देखो, ये रस्सी, स्प्रिंग, रस्सी एक ही तो सिस्टम है, मासलेस है, तो हर जगह पर टेंशन का वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर एफ एस है और यहाँ पर अगर टेंशन का वैल्यू टी है, एंड एज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो टी का वैल्यू किसके बराबर होगा? सिखा था ना, एक ही रस्सी में हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा? सेम। हाँ, अलग बात है कि रस्सी है, स्प्रिंग है, बट दे आर ए कॉमन सिस्टम। स्प्रिंग, रस्सी एक साथ कनेक्टेड है, समझ रहे हो? तो हर जगह पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो रस्सी का टेंशन और स्प्रिंग का फोर्स दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम। एज बिकॉज टेंशन और स्प्रिंग फोर्स सेम है, मैं इस ब्लॉक का एबीडी बना लेता हूँ या इस ब्लॉक का एबीडी बना लेता हूँ। इस ब्लॉक का अगर एबीडी बनाऊंगा, पीपल कम ऑन पार्टिसिपेट करो। अगर ये एम है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? t। क्या ये सिस्टम मूव करेगा? क्या ये सिस्टम मूव करेगा? नहीं, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इस तरफ का mg, इस तरफ का mg, दे विल कैंसिल आउट, मूव नहीं करेगा। तो ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो t का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? और हमें पता है t ही स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन दिस केस इज इक्वल टू mg। बात समझ में आया? करेक्ट। अभी बस एक हिंट दे देता हूँ, ये तो हो गया। बाई चांस अगर एग्जाम में एक m आता है, एक ट्वाइस m आता है, यहाँ पर ट्वाइस m, इधर m है, इधर ट्वाइस m है, तब कैसे करोगे? तब क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं। सोचो, अगर ये ट्वाइस m होता तो नीचे की तरफ कितना लगता? ट्वाइस mg। अगर ये m है तो नीचे की तरफ क्या लगता? mg। पूरा सिस्टम इस तरफ मूव करता ए एक्सीलरेशन से। क्या तुम्हें याद है ए जो है दैट इज नेट पुलिंग फोर्स? बोलो, 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम क्या होता? बोलो, 3m। कितना निकल के आएगा? g/3। करेक्ट। तो अगर सोचो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सीलरेशन से? क्या तुम तब t नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन क्या लिखोगे? mg माइनस t, और सॉरी ट्वाइस mg माइनस t ट्वाइस m इंटू g/3, ऐसे करके निकालना है। तब जो t निकलेगा वो होगा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। समझ रहे हो? थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, तुम्हें बस एक्सीलरेशन निकाल के तब टेंशन का वैल्यू निकालना है। समझे या नहीं समझे? है ना? ठीक है, चलो डन।